हेलो बच्चों। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो मान लो हमारा पहला ही क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए ना, तो चलो हम इसको कुछ इस तरीके से करते हैं। मान लो मेरे पास दो चार्ज हैं कुछ इस तरीके से, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है यहाँ पर डी। अगर मेरे पास ऐसी कुछ अरेंजमेंट होगी तो हम इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल इसके कुछ एग्जांपल भी लेते हैं। मान लो मेरे पास ये 5 कूलम है, ठीक, और ये प्लस का 5 कूलम है और इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, मान लो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या ये अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगी? हाँ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्यों? क्योंकि देखो चार्जेस तो सेम है लेकिन उनकी पोलैरिटी अपोजिट है। ठीक, तो इस टाइप की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब जरा ये बताओ, ये है -5 कूलम और ये है +10 कूलम, क्या, और इनके बीच डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, होगा हमारे पास? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर पोलैरिटी तो अपोजिट है जो कि होनी चाहिए डाइपोल के केस में, ठीक, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक, जबकि मैग्नीट्यूड क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। तो हमेशा याद रखना इस टाइप की अरेंजमेंट को हमेशा क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन कैसे करें? सो देखो कुछ इस तरीके से, इट इज एन arrangement of two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by some distance। ठीक, तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। फिर से देख लो, इट इज़ एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट ही तो है। ठीक, दो चार्जेस की, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की, जिनके बीच क्या होना चाहिए, कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये अरेंजमेंट हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब क्वेश्चन जो इसके बाद दिमाग में आता है कि ये डाइपोल बनता कैसे है। ठीक, हाउ डाइपोल इज फॉर्म्ड जनरली। ठीक, ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता है ना कि डाइपोल बना कैसे। तो देखो सिंपल है इसको समझने का, इसको समझना बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, मान लो मेरे पास कोई एक मटेरियल है। ठीक, मटेरियल को हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। ठीक, सो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ऐसा डाइपोल बनते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जो क्रिएशन होती है ना वो डाइपोल ही बनते हैं। कैसे, हम इस चीज़ को कैसे समझे? तो देखो इस चीज़ को ना ऐसे समझा जा सकता है। देखो मान लो अगर मैं किसी मटेरियल को रख रहा हूँ, ठीक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारे पास कोई एक फील्ड है इस तरीके से, ऐसे करके कोई फील्ड है और मैंने इसमें एक मटेरियल रखा। अच्छा ये है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने कोई मटेरियल रखा। अच्छा मटेरियल किससे मिलके बना होता है, बहुत सारे एटम से। तो मैं उसके ना सिर्फ एक ही एटम को दिखा रहा हूँ। तो देखो इनिशियली वो चीज़ कैसे होगी, जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगी तो एटम कैसे होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है और ठीक इसी के चारों तरफ नेगेटिव होता है। मतलब जो पॉजिटिव का सेंटर है और नेगेटिव का सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर ही होता है इस तरीके से। ठीक, तो क्या उनके बीच कुछ सेपरेशन आएगी? नहीं आएगी। तो क्या ये डाइपोल होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव को अलग कर दूं किसी डिस्टेंस से, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, डाइपोल। अब मान लो इसी को उठा के ना मैंने इसके अंदर रखा, देखो इसको उठा के मैंने इसके अंदर रखा इस तरीके से। ठीक, अब होगा क्या, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो यहाँ पर बहुत सारा क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा इधर और पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो थोड़ी देर बाद देखो ऐसा होगा, यही चीज़ ना कुछ ऐसे बन जाएगी। ये देखो ये थोड़ा ऐसे करके स्ट्रेच हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव
और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव है तो इसके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक, और ये पॉजिटिव है तो इसके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव। और इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस आ गई या नहीं आ गई, डिस्टेंस जी, ठीक। तो ये अब हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, डाइपोल, ठीक है। तो जब भी किसी मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जनरली डाइपोल फॉर्मेशन होती है वहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है वहां पर। और दूसरा तरीका देखो, दूसरा कोई तरीका नहीं है, नेचुरली भी हमें ये डाइपोल मिलते हैं, ठीक, नेचुरली ऑकरिंग भी होते हैं ये, नेचुरली भी हमें कोई डाइपोल मिल सकता है। जैसे हम बात कर सकते हैं किसकी, मान लो मेरे पास HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक, ये HCl का मॉलिक्यूल है। याद रखना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी वहाँ पर डाइपोल एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर देखो ये H है, ये Cl है, ठीक। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इन दोनों में से ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन, ठीक। तो क्लोरीन के पास वो पावर है कि वो इसके एटम, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसको इसकी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो होगा क्या, इस Cl पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस H पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा ही तो कुछ होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो दो चार्जेस क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और इनके बीच कुछ डिस्टेंस भी तो है d, ठीक। और इसी को तो बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ये d जो होगी वो बॉन्ड लेंथ होगी। तो क्या ये HCl का मॉलिक्यूल एक डाइपोल है या नहीं है, ये एक डाइपोल है। तो नेचुरली भी हमें डाइपोल देखने को मिलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है, या तो H2 हो सकता है। देखो H2 कितना अच्छा एग्जाम्पल है। H2 का जो डायग्राम होता है, ठीक, वो कुछ इस तरीके से होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ये भी ना इनके मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर लेगा, ये भी इसके भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ पुल होकर जाएंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से जा रहे हैं वहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी दो डाइपोल बन गए, ठीक है। तो नेचुरली भी हमें डाइपोल देखने को मिलता है, ठीक। तो इस अभी तक हमने यही कवर करा है कि डाइपोल होता क्या है, और डाइपोल जनरली बनता कब है, जब किसी मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब भी हमारे पास क्या मिलता है, एक डाइपोल मिल जाता है। चलो ये तो हो गई डाइपोल की बात। अब जब हम डाइपोल आगे पढ़ ही रहे हैं तो एक और टर्म यहाँ पर बहुत अच्छे से आती है जिसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, ठीक। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास दो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल A है मेरे पास और मटेरियल B है। इस तरीके से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो मैंने दोनों को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इस तरीके से, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेम है, मतलब स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो क्या है, दोनों पे सेम है। मटेरियल डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ और मटेरियल यूज़ करा है, यहाँ पर कुछ और मटेरियल यूज़ करा है। अब देखो थोड़ी देर बाद होगा क्या, अभी मैंने बताया कि किसी भी मटेरियल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहाँ पर क्या क्रिएट होते हैं, डाइपोल क्रिएट होता है। तो मान लो यहाँ पर पॉजिटिव रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो थोड़ी देर बाद स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा ये, ठीक, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या ये डाइपोल बन गया, हाँ ये डाइपोल बन गया। सिमिलरली यहाँ पर भी तो हुआ होगा ऐसे ही, ठीक। और मान लो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हुआ है ऐसे करके, ठीक, -Q और ये +Q, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं स्ट्रेचिंग किसकी ज़्यादा हुई है, किस मॉलिक्यूल की ज़्यादा स्ट्रेचिंग हुई है, तो इस मॉलिक्यूल की ज़्यादा स्ट्रेचिंग हुई है, ठीक। तो इसको दिखाएंगे कैसे फिजिक्स में, इसको दिखाने के लिए एक टर्म बनी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक। जिसमें जितनी ज़्यादा पोलैरिटी आती है उसको दिखाने के लिए एक टर्म बनी हुई है फिजिक्स में जिसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, डाइपोल मोमेंट अगर मुझे निकालना है तो देखो अगर मेरे पास ये एक डाइपोल है, ठीक, और इनके बीच डिस्टेंस कितना है, d, ठीक। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, देखो ये वेक्टर, ठीक। इस वेक्टर को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये दिखाता है कि किस मटेरियल में कितनी ज़्यादा पोलैरिटी आ चुकी है। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे,
So dipole moment is a vector, it is a vector, ठीक, whose magnitude is equal to the product of either of charge and the separation between the charges, ठीक है। तो अगर मुझे डाइपोल मोमेंट इस पी को डिफाइन करना है तो सिंपल ये करना पड़ेगा, ये देखो ऐसे करके, ठीक, इसके बीच डिस्टेंस जी है। तो अगर डाइपोल मोमेंट बताना है तो डाइपोल मोमेंट सिंपल होता है, कोई भी एक चार्ज को उठा लो यहाँ से और उसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से, तब हमारे पास जो वेक्टर आता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। और यही डाइपोल मोमेंट हमें बताता है कि कौन मटेरियल कितना ज़्यादा पोलराइज हो सकता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब भी मैं पूछूं डाइपोल मोमेंट क्या होता है तो ये आपको याद रखना है, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द दीज चार्जेस, ठीक है। और ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखना, इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर मैं कहूँ कि कोई हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, और मैंने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और उसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, तो बताओ क्या वो पोलराइज हुआ होगा? तो आंसर है वो पोलराइज नहीं हुआ होगा, क्योंकि पोलराइज कितना हुआ है ये तो कौन बताता है, डाइपोल मोमेंट, ठीक। अगर डाइपोल मोमेंट वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है तो मतलब वो मॉलिक्यूल या वो एटम जो है वो क्या है, ज़्यादा पोलराइज हुआ है। तो ये तो डाइपोल मोमेंट की बात थी। चलो अब आगे चलते हैं। इसमें जो फोर्थ टॉपिक है जो हमें पढ़ना है जनरली, ठीक, जो फोर्थ चीज़ हमें पढ़नी है वो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। अब हमें ये पढ़ना है। अच्छा इसमें देखो, अगर कोई आपसे इसकी एसआई यूनिट पूछे डाइपोल मोमेंट की तो बता सकते हो या नहीं बता सकते? बता सकते हैं। ये तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम, क्योंकि ये चार्ज है, और डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो कूलम मीटर एसआई यूनिट होगी किसकी, डाइपोल मोमेंट की। और डाइपोल मोमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। याद रखना हमेशा इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो ऐसा सपोज करा गया है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, हमेशा आपको ये नेगेटिव से पॉजिटिव लेना है, ठीक है। जब भी हम डाइपोल का कोई भी केस करें तो हमेशा डाइपोल मोमेंट की टर्म में ही आंसर आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, पोटेंशियल निकालें, कुछ भी निकालें डाइपोल का, हमें आंसर हमेशा किसके टर्म में लिखना है, डाइपोल मोमेंट के टर्म में। तो चलो अब हमें करना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो कहाँ कहाँ कैलकुलेट करनी है, देखो 2 पॉइंट है हमारे पास। अगर मेरे पास एक डाइपोल है यहाँ पर -q और ये +q, ठीक, तो इसकी एक एक्सिस होगी या नहीं होगी, ये देखो ये इसकी एक्सिस है, ठीक। इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो वो पॉइंट कहलाता है एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये, एक्सियल पॉइंट, ठीक है। अब बताओ क्या ऐसा कोई पॉइंट होगा जो इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा डाइपोल को? जी होगा। यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, ठीक, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, ठीक, उसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमारा एम अब क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक डाइपोल की वजह से, कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो देखो ये कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो पहला केस हमारा यहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्सियल वाली कैलकुलेट करनी है, ठीक है। किसके केस में, डाइपोल के केस में। तो सपोज करो, देखो ये मेरे पास डाइपोल है, -q +q ऐसा करके, ठीक है। अच्छा इनके बीच हमेशा हमने अभी तक डिस्टेंस क्या ली थी, d। लेकिन अगर आप इन दोनों के बीच डिस्टेंस 2a ले लोगे तो जो भी हमारी इक्वेशंस होती हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक, क्योंकि हमें ना अपनी इक्वेशन में जो भी निकालने हैं उसका हाफ डिस्टेंस चाहिए।
तो अगर मैंने इसको डी ले लिया, इस डिस्टेंस को डी ले लिया, तो इसका हाफ डिस्टेंस d/2 हो जाएगा, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इक्वेशन में यूज़ करना, ठीक, और उसका आंसर भी थोड़ा ऐसा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच के डिस्टेंस को 2a ले लेते हैं, 2a, ठीक है, ताकि इसका अगर हम हाफ करें तो आंसर किस में आए, a और a में, ये बात हमेशा याद रखना। तो अब हमें इस केस में क्या आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, यहाँ कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, 2a 2d कुछ भी, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हमने यहाँ इन दोनों के भी डिस्टेंस 2a लिया है। अच्छा, एक्सियल पॉइंट क्या कहाँ होगा बताओ, यहाँ पर, यहाँ कहाँ होगा एक्सियल पॉइंट, इस लाइन पे कहीं पर भी एक्सियल पॉइंट होगा। तो मान लो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस डाइपोल की वजह से, ठीक। अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, जब भी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो सेंटर से ना हमेशा जो भी पोजीशन होगा उस पॉइंट का, ठीक, जो भी डिस्टेंस होगा उसे हमेशा आपको आर कैलकुलेट करना है, ये आर ही लेट करेंगे हम हमेशा, ठीक। ये बात हमेशा याद रखना कि सेंटर से डाइपोल के जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा आर होगा। अच्छा, अभी ये डिस्टेंस 2 है तो ये हाफ हो गया, तो ये बताओ ये कितना होगा पार्ट, ये a हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो आप क्या बोलोगे, r तो ये है ही, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, a है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस ये हो जाएगा r + a, ठीक। सिमिलरली अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूं, ये वाला डिस्टेंस, ठीक, ये डिस्टेंस, तो देखो बहुत सिंपल है, इस r में से ये a क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r - a। तो ये r + a इस 4 से इस 4 तक का, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और r - a इस 4 से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट P है जहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया डायग्राम, इसको सिंपल बना लेते हैं, लेकिन वो करने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक सिंगल चार्ज की वजह से, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको तो पता है, ठीक, क्या याद रखना है, नोट क्या करना है, इसमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए इस डेरिवेशन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितनी रहती है भाई, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो kq/r²। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ठीक। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी रहती है, और जो डाइपोल है वो भी तो अरेंजमेंट है दो पॉइंट चार्जेस की, ठीक है। तो जब भी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछो तो ये बताना। चलो, अब आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम ये, तो -q + q एक्सियल पॉइंट P, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, मैंने अभी बताया था, ये डिस्टेंस होगा r - a, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये होगा r + a। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी नोट करने वाली चीज़ क्या है कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस पूरे चैप्टर में, तो उसका एक मंत्र है, वहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये बहुत छोटा चार्ज होता है जिसपे पोलैरिटी क्या होती है, प्लस होती है। ये जनरली इतना छोटा चार्ज होता है कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक। ये सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए यूज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूंगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ठीक। तो ये हो गया E + q, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड +q वाली इस डायरेक्शन में होगी। अच्छा, ये बताओ कि ये वाला चार्ज, ये -q चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ। तो और ये वाला जो चार्ज है वो इसके कंपैरिजन में इस पॉइंट से बहुत दूर है, देखो ये ज़्यादा पास है कि ये ज़्यादा पास है, आप कहोगे ये ज़्यादा पास है, तो ये ज़्यादा दूर हो गया, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक स्मॉल वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अगर इतना समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। जब भी, ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट हमेशा याद करो कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है डाइपोल की वजह से, ठीक, बहुत सारे मेथड हैं डिफरेंट बुक्स में, लेकिन मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेके कैलकुलेट करनी है, ठीक।
मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं रखना है। देखो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालूं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो आप क्या कहोगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के, ये चार्ज कितना है माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है आर प्लस ए, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से कितनी होगी, माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इसका हमेशा मैग्नीट्यूड लेके चलना है, मॉड लेके चलना है। ठीक, इसको हमेशा मॉड में कैलकुलेट करना है। तो इसका अगर मैं मॉड लूँगा, ठीक, तो बताओ ये चीज़ क्या हो जाएगी, ई माइनस क्यू कितना हो जाएगा मॉड में, ये हो जाएगा के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाली निकाल ली। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं। बस डिस्टेंस देखो कितना है, आर माइनस ए है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक, कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे, वो हो जाएगी के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं तो माइनस प्लस कुछ नहीं लगाना है भाई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब उस डायग्राम के अकॉर्डिंग पी जो पॉइंट था, ठीक, उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही थी, वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही थी जो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ऐसे करके तो था। बताओ इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 180। ठीक, और हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर को मुझे सॉल्व करना है, ठीक, उनका नेट निकालना है, तो हमें ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने तो ये पढ़ा ही होगा, आर कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट दो वेक्टर का कैसे निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे करके तो निकालते हैं। ठीक, तो अगर मुझे इन दोनों का नेट निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, देखो तो सिनारियो क्या था हमारे पास, ये था माइनस क्यू, ये था प्लस क्यू। ठीक, पी पॉइंट था, इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी प्लस क्यू वाली, और इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी माइनस क्यू वाली। ठीक है, ऐसे लग रहा था। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना था, 180 डिग्री। ठीक, और ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, आर माइनस ए, और ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, आर प्लस ए, ऐसा करके। तो अब कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेट वाली निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, क्या फॉर्मूला होगा, ई प्लस क्यू, इसका जो मॉड आएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। तो दूसरा आएगा ई माइनस क्यू, इसका मॉड का स्क्वायर, प्लस 2e प्लस क्यू, ई माइनस क्यू वाली। ठीक, इन दोनों के बीच कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, और आपको दिख रहा है यहाँ पर एंगल कितना है दोनों के बीच, 180। तो जब 180 का एंगल है तो यहाँ 180 रखेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको मैं सिंपल ना ऐसा भी लिख सकता हूँ, ई प्लस क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा ई माइनस क्यू का स्क्वायर, प्लस 2e प्लस क्यू, ई माइनस क्यू, कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा ई प्लस ई माइनस का स्क्वायर 2, अच्छा यहाँ ये -1 होता है ना, तो यहाँ मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ, माइनस 2e प्लस क्यू, 2e माइनस क्यू। तो ये तो एक फार्मूला बन गया ना हमारे पास। तो ये फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला सिंपल होगा, e प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, इससे ये कैंसिल होगा, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा e प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, ई नेट। तो अगर ई नेट निकालना है तो प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ये स्टेप ना आप एग्जाम में कर भी सकते हो और नहीं भी, ठीक, ये चॉइस है आपकी। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमें ई नेट निकालना था, ई नेट। तो ई नेट अब कैसे निकालेंगे, ई प्लस क्यू कितना आ रहा था, देखो ई प्लस क्यू हमारा आ रहा था ये, और ई माइनस क्यू आ रहा था ये, मतलब ई प्लस वाले में माइनस आ रहा है। ठीक, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर।
ठीक, अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, फिर इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के क्यू, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करेंगे इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद टर्म आ जाएगी के क्यू, इसको देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं आर प्लस ए आर माइनस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, बात सेम है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। अच्छा, इसको एक्सपेंड करो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाली कितनी आ रही थी, में माइनस आ रहा था, और हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, प्लस ले लिया है, हमने यहाँ पर प्लस ले लिया है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो इसको कर लेना, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, ऐसे करके। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो ऐसा कुछ आएगा। ठीक, और इसको करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, प्लस 2ar बताओ कितना हो जाएगा। इसी चीज़ को अब हम आगे कर रहे हैं, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी के क्यू। ठीक, अंदर देखो क्या बचा है, 2ar और 2ar 4ar हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4ar बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे करके। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी हम किसका केस करेंगे, डाइपोल का केस करेंगे। ठीक, तो हमें डाइपोल मोमेंट वहाँ पर बनाना ही बनाना है, तो डाइपोल मोमेंट आप जानते हो मैंने क्या लिखवाया था, डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, Q इंटू 2a। तो देखो आपको Q इंटू 2a यहाँ कहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाली। ठीक, कैसे लिखेंगे, के क्यू, इसको ब्रेक करके ऐसे लिखो 2a 2r आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा करके ये देखो ऐसा लिख सकते हैं। 4ar को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a 2r, तो ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या है, ये जो है वो डाइपोल मोमेंट बन गया, तो ये हो जाएगा के पी 2r आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2kpr आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ई एक्सियल। ठीक है, तो ई एक्सियल हमारे पास, ई एक्सियल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2kpr आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा करो। ठीक है, इस तरीके से डेरिवेशन करते हुए लास्ट में हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। बस एक मिस्टेक हो गई थी, जो E प्लस क्यू है, ठीक, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आती है, माइनस आता है यहाँ, वो थोड़ा गलती हो गई थी लेकिन मैंने सुधार दिया, तो ये कुछ ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में। अब अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल इन वेक्टर फॉर्म, तो कैसे लिखेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखो इसको कैसे लिखेंगे। ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, यहाँ पर एक पॉइंट था P पॉइंट जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने एक टेस्ट चार्ज रखा था, देखा था हमने कि ये इसको ज़्यादा रिपेल कर रहा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी इस पॉइंट पे। ठीक, तो बताओ इन दोनों का नेट कहाँ आना चाहिए, इस डायरेक्शन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए,
ठीक। और डाइपोल मूवमेंट जब मैं आपको बता रहा था तो डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल वाली आ रही है उसकी डायरेक्शन ये है और डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक, मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही चुके हैं 2 kpr आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किसकी डायरेक्शन है, जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो डाइपोल मूवमेंट ऐसे करके, तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो थोड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है कि भाई एक शॉर्ट डाइपोल करके भी आता है। ठीक, शॉर्ट डाइपोल के केस में क्या होता है, देखो शॉर्ट डाइपोल क्या होता है। शॉर्ट डाइपोल की एक कंडीशन होती है। शॉर्ट देखो, अगर कोई भी डाइपोल छोटा है, ठीक, ये कितना था 2 है, तो अगर कोई भी डाइपोल छोटा होगा तो छोटे होने की शर्त क्या है, और यहाँ से जो मिडल से होता था ये इस पॉइंट तक का डिस्टेंस r होता था ये। ठीक है, तो अगर ये डाइपोल छोटा होना है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए धीरे धीरे। तो मान लो ये डिस्टेंस माइनस और ये प्लस q, ठीक, ये डिस्टेंस 2a हो गया। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक r हो गया। तो यहाँ पर बताओ छोटा क्या होता जा रहा है। ठीक, यहाँ पर इन दोनों के बीच डिस्टेंस छोटा होता जा रहा है और r ऐसा दिख रहा है कि r बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में। ठीक, अगर a स्मॉल होगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो a शुड बी वेरी वेरी लेस देन r, ये होता है शॉर्ट डाइपोल। और अगर हम ऐसा कुछ रखेंगे, ठीक है, तो a को जनरली उस केस में 0 ही ले लिया जाता है, याद रखना। तो अगर मैं एक्सियल वाले केस में शॉर्ट डाइपोल पुट करूं, ठीक, इसी का मैं शॉर्ट डाइपोल निकालूं इसी केस का, तो क्या होगा देखो। ई एक्सियल हमारे पास क्या आ रही है, ई एक्सियल हमारे पास आई 2 kpr स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आई ई एक्सियल। ठीक है, अब इसका शॉर्ट डाइपोल के इसमें लिखना है इसको। और शॉर्ट डाइपोल मैंने बताया, शॉर्ट डाइपोल कब होता है, जब ए की वैल्यू बहुत कम हो जाए किससे, आर से, और ए को हम अप्रॉक्स क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें। तो ई एक्सियल फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या हो जाएगा, 2 kpr स्क्वायर, ठीक, माइनस 0 इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 kpr r की पावर 4। तो ई एक्सियल यहाँ पर क्या आया, ई एक्सियल आ गया 2 kp बाय r क्यूब, क्योंकि r से एक r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ई एक्सियल ये आया है। तो याद रखना एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है फॉर द शॉर्ट डाइपोल। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, अब हमें करना है इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात वही जो सारी बातें जो मैंने बताई है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करनी है इन केसेस में तो हमेशा मैग्नीट्यूड लेके चलना है। ठीक, मैग्नीट्यूड लेके चलोगे तो वो केस बहुत इजी हो जाता है, समझ में भी आता है। ठीक है, अब देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक, इन दोनों के बीच मैंने डिस्टेंस कितनी ली थी, 2a। ठीक है, तो हाफ कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जो इक्वेटोरियल पॉइंट है ना वो यहाँ कहीं इस लाइन पे होगा या नहीं होगा। तो मान लो ये वो P पॉइंट है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर भी पता करते हैं तो क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बताओ ये वाला चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा नहीं करेगा, किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये देखो इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। ठीक, और तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो इस
टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, ठीक, इस डायरेक्शन में, इस लाइन की तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी हो गई, माइनस क्यू चार्ज, ठीक। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ पर क्या होगा, थीटा। ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे इस पी पॉइंट का, ठीक। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे लिखें इस पी पॉइंट का, तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ आपको। तो ये पी पॉइंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही थी, ठीक। ये ई प्लस क्यू वाली है और ये ई माइनस क्यू वाली है, ठीक, माइनस क्यू वाली, और इन दोनों के बीच एक एंगल था थीटा। तो क्या मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, इस वाली फील्ड को रिजॉल्व करना मतलब क्या मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ कंपोनेंट्स में। हाँ, देखो हमने 11 में पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ए और वो एंगल थीटा पे है, ठीक, तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ दो ऐसे कंपोनेंट में जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे हों। अब वो वाला कंपोनेंट जिसके साथ थीटा आता है वो हो जाता है कॉस का कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्या, ए साइन थीटा, ऐसा करके, ठीक। सिमिलरली आपको क्या दिख रहा है, ई प्लस क्यू वाला वेक्टर थीटा एंगल पे दिख रहा है, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक, और एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका, ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो वेक्टर है, देखो ये वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये भी तो एंगल थीटा पे ही था, ये देखो, ठीक। तो क्या मैं इसको भी रिजॉल्व कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, देखो एक तो थीटा की डायरेक्शन में आएगा, वो हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, बस रिजॉल्व करा है। तो अगर मैं इसको सिंप्लिसिटी में बनाऊं तो कैसा दिख रहा होगा, ये पी पॉइंट पे ऐसे दिख रहा होगा, देखो ये ई प्लस क्यू साइन थीटा, नीचे दिख रहा है ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक। इधर दिख रहा है क्या, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और एक और वेक्टर दिख रहा है कितना, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ऐसे करके दिख रहा है, ठीक। दोनों की अच्छा, अगर ये दोनों वेक्टर सेम हो जाए तो आपको ये नहीं लग रहा है ये इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन पहले प्रूफ तो करना पड़ेगा कि ये कंपोनेंट इसके इक्वल है। तो चलो पहले वो देखते हैं, ठीक, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक, और क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिख रहे हो तो सही है, माइनस क्यू भी लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बात सेम है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है किसके, वेक्टर के, ठीक है। दोनों ही मैग्नीट्यूड है, तो चलो ये दोनों मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक। तो डायग्राम देखते हैं इसका। सबसे पहले देखो डायग्राम जैसा था, डायग्राम ये था ना इसका, ये चीज़ ए हो गई, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक ए हो गई। याद करो, सेंटर से जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस डिस्टेंस को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। तो अगर ये आर हो गया और ये ए हो गया तो बताओ ये चीज़ किसके इक्वल होगी, ये चीज़ हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते इसमें, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली इस वाले केस में क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो इन दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, इन दोनों के बीच भी डिस्टेंस कितना है, इतना ही है। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाले की वजह से कितनी आएगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के माइनस क्यू, ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मैंने आपको, और आर मैंने बताया था इतना होता है। अब एक चीज़ याद रखना कि कभी भी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलना है इसका। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं इसका लूँगा तो ये माइनस यहाँ से हटाना पड़ेगा,
तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूँगा, ई माइनस क्यू मॉड में, ठीक, कितना होगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ई प्लस क्यू कितना होगा, ई प्लस क्यू, के चार्ज कितना था प्लस क्यू, और टेस्ट चार्ज और इसके बीच डिस्टेंस कितना था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो अगर मैं इसका भी मैग्नीट्यूड लूँ, ठीक, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको क्या लग रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर इस केस में क्या हो गया, सेम। तो कंक्लूजन क्या मिला, ई प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है और ई माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, जिनको मैं सिंपल किससे डिनोट कर सकता हूँ, ई से। और इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से वो डायग्राम बना ले। कैसे था वो डायग्राम, पी पॉइंट पे एक ऊपर वेक्टर था, एक नीचे वेक्टर था, और दो वेक्टर इस डायरेक्शन में थे, ऐसे करके। ठीक, अच्छा ये जो वेक्टर था ये कौन सा था, ये था ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक, और ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। सिमिलरली ये कितना था, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये कितना था, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ऐसे कर लिया था मैंने। ठीक, अब क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया है कि ई प्लस और ई माइनस क्यू दोनों सेम है, ई के इक्वल है, तो यही डायग्राम क्या हो जाने वाला है, ऊपर हो जाएगा ई साइन थीटा, नीचे हो जाएगा ई साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा ई कॉस थीटा, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। तो देखो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक, क्योंकि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक ही वेक्टर बचेगा। तो इसका अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा कि पी पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं ना ऐसे, और वो कितना आ जाएगा, 2e cos थीटा, और यही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसी को ही आगे हमें बढ़ाना है। तो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ई इक्वेटोरियल पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2e cos थीटा। 2e की वैल्यू देखो कैलकुलेट कर रखी है या नहीं, कितनी है, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और cos थीटा। अच्छा cos थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जरा इस ट्राइंगल में जल्दी से बता दो cos थीटा कैसे निकालेंगे। cos थीटा इस ट्राइंगल में बेस क्या है, बेस ये हो जाएगा जो कि ए के इक्वल है, और हाइपोटेनस किसके इक्वल है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक, अच्छा अंडर रूट का मतलब 1/2 भी तो होता है पावर। ठीक, तो cos थीटा को जल्दी बता दो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2kq आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और अभी मैंने बताया ये होता है ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2। तो यहाँ पर पावर कितनी है 1, और यहाँ पर कितना है 1/2। सो 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो जल्दी बता दो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि जो ई इक्वेटोरियल है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 2kq आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो देख सकते हो यहाँ पर 2kq, ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पावर कितनी आ जाएगी 3/2, और यहाँ पर ए भी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जब भी डाइपोल का केस करते हैं तो क्या बननी चाहिए हमारे पास, डाइपोल मोमेंट। क्या इसमें डाइपोल मोमेंट दिख रही है, हाँ दिख रही होगी, देखो ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, दिखेगी। ठीक, कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, के क्यू इंटू 2a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ठीक, अच्छा ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, पी के। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, के पी आर स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2 ई इक्वेटोरियल। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो जब भी मैं ई इक्वेटोरियल बोलूँ, ठीक, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो ये ई इक्वेटोरियल है, और ई एक्सियल हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक और चीज़, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक, तो कैसे लिखेंगे, ई इक्वेटोरियल इन वेक्टर फॉर्म।
कैसे लिखेंगे? देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट था, ठीक। यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी ना, एक ऐसे करके और एक इसकी वजह से ऐसे करके। इन दोनों का नेट कहाँ आ रहा था? इस डायरेक्शन में आएगा या नहीं आएगा? ई नेट, ठीक। ई इक्वेटोरियल यही तो था जो नेट निकल कर आ रहा था। तो ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में इन दोनों का नेट। लेकिन डाइपोल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपको क्या लगता है दोनों की डायरेक्शन सेम है या रिवर्स है? रिवर्स है। तो अगर मुझे ई इक्वेटोरियल को दिखाना पड़े वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे, ई इक्वेटोरियल वेक्टर फॉर्म में। पहला तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, के पी डिवाइड बाय दिस, ठीक। सो ये हो जाएगा के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका 3/2। और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा माइनस, ठीक। ये जो माइनस आ रहा है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ? फाइनली ई इक्वेटोरियल क्या होगा? माइनस के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, पी वेक्टर, पी यूनिट वेक्टर। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। चलो अब इसका क्या लिखना है? शॉर्ट डाइपोल लिखना है। क्या लिखना है? शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल अब इसका कैसे लिखेंगे? कंडीशन याद है शॉर्ट डाइपोल की? शॉर्ट डाइपोल मैंने बताया था कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए? बहुत बहुत कम, मतलब 2a बहुत बहुत कम हो जाना चाहिए r के कंपैरिजन में। इससे क्या कंक्लूजन मिलता है? मतलब a बहुत बहुत कम है r के कंपैरिजन में, और इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि a जहाँ पर भी दिखे उसकी जगह क्या पुट कर देना है? 0। तो यही केस क्या हो जाएगा बताओ? ई इक्वेटोरियल अगर के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 था, ठीक। और इसको अगर मैं ये कंडीशन लगा के अप्लाई कर दूं तो बताओ ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा शॉर्ट डाइपोल के केस में? वो हो जाएगा के पी, ठीक। इसको 0 पुट कर देंगे तो आर स्क्वायर, इसका 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? के पी बाय आर क्यू, ठीक। तो ई इक्वेटोरियल शॉर्ट डाइपोल के केस में कितनी होती है? के पी बाय आर क्यू। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक रिलेशन लिखो, एक रिलेशन लिखो। रिलेशन किसके किसके बीच? रिलेशन लिखो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच, ठीक। क्वेश्चन आता है राइट ए रिलेशन बिटवीन ई इक्वेटोरियल एंड ई एक्सियल। तो जब भी ऐसा रिलेशन आए ना आपको फाइंड आउट करने के लिए, तो वो हमेशा शॉर्ट डाइपोल से ही निकाला जाता है। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। शॉर्ट डाइपोल से पता है क्यों? क्योंकि रिलेशन तो वही रहने वाला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों केसेस में। तो शॉर्ट डाइपोल के केस में ई एक्सियल कितना आ रहा था याद हो तो? वो आ रहा था 2kp बाय आर क्यू, ठीक। और ई इक्वेटोरियल क्या आ रहा था? अभी तो करा kp बाय आर क्यू। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ई एक्सियल को डिवाइड करो किससे? ई इक्वेटोरियल से। तो ई एक्सियल कितना था? 2kp बाय आर क्यूब, और ये कितना है? kp बाय आर क्यूब। से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 2। सो आंसर आएगा ई एक्सियल ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। मतलब एक्सियल पे जो फील्ड होती है वो लगभग ट्वाइस होती है किसके? इक्वेटोरियल पॉइंट के कंपैरिजन में। तो ये तो था एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक। जनरल पॉइंट, एनी पॉइंट, ये कैलकुलेट करना है अब हमें कि किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि अभी हमने 2 पॉइंट पे निकाली है, इक्वेटोरियल पे और एक्सियल पे। तो इसको करने के लिए बस इसका डायग्राम समझना जरूरी है। और ये भी जो केस है एनी पॉइंट वाला, ये भी शॉर्ट डाइपोल से ही होगा, ठीक है। अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं यूज़ करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो हो जाएगा और वो किसी भी बुक में नहीं है फिर, ठीक।
हमें क्या करना है, ई एनी पॉइंट निकालना है, किसकी वजह से, शॉर्ट डाइपोल की वजह से। तो देखो कैसे करेंगे इसको प्रोसीड करना, सिंपल है। देखो ये डायग्राम अगर बन जाए तो हो जाएगा काम। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक। यहाँ तो होता है एक्सियल पॉइंट और यहाँ कहीं होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसके बीच का कोई ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो डिस्टेंस है, ये मैं 10 बार बता चुका हूँ इस पूरे उसमें, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमेशा डिस्टेंस कितना लेना है, आर, ठीक है। और ये आर, अच्छा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक। जरा ध्यान से देखो, डाइपोल मूवमेंट इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है। ये डाइपोल मैंने अलग से बना दिया, लेकिन इसी लाइन के ऊपर होगा ना डाइपोल मूवमेंट, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये डाइपोल एक एंगल थीटा पे इंक्लाइन है, तो क्या मैं इस डाइपोल को रिजॉल्व कर सकता हूँ या नहीं, देखो कर सकता हूँ। एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। इसी डाइपोल को जो एंगल थीटा पे है मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, ठीक। अच्छा ये जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा कंपोनेंट होगा, देखो थीटा के साथ जो भी लाइन होती है उसके साथ कॉस आता है, तो ये हो गया पी कॉस थीटा और ये हो गया पी साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ पी डैश और इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ पी डबल डैश। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक इसको रिजॉल्व करा तो दो डाइपोल मूवमेंट आ गई, और जहाँ पर डाइपोल मूवमेंट होते हैं उसके डायरेक्शन उसके अलोंग क्या होता है, डाइपोल भी होता है, मतलब इसके अलोंग भी एक डाइपोल मैं एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि ये इसके अलोंग डाइपोल मूवमेंट कितनी है, पी डैश, तो इसके अलोंग एक डाइपोल एज्यूम कर सकता हूँ जिसका माइनस यहाँ होगा और प्लस यहाँ होगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट ऐसे जा रही है देखो। और एक डाइपोल में यहाँ पर ये भी एज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, ठीक है। और ये हमारा पी पॉइंट है। अगर ये चीज़ समझ में आएगी तो बहुत ईजी है आगे। फिर से इस पी को बस मैंने रिजॉल्व करा है दो कंपोनेंट में, पी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट में, पी साइन थीटा वाले में। और मुझे पता है कि जिसके अलोंग डाइपोल मूवमेंट होगी, मतलब डाइपोल मूवमेंट अगर ऐसे है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्योंकि एक डाइपोल मूवमेंट इस तरफ आई है तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि एक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला इस डायरेक्शन में, और एक डाइपोल मूवमेंट क्योंकि ऐसे जा रही है तो एक डाइपोल इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। अब बताओ ये जो पॉइंट पी है वो इस वाले डाइपोल के लिए कौन सा पॉइंट हो गया, एक्सियल वाला या इक्वेटोरियल वाला, देखो जरा ध्यान से देख के बताओ। ये जो पॉइंट है इस वाले डाइपोल के लिए, इस वाले डाइपोल के लिए कौन सा पॉइंट हुआ, एक्सियल या इक्वेटोरियल, डेफिनेटली एक्सियल पॉइंट हुआ। देखो ये एक्सिस लाइन पे तो एक्सिस कर रहा है, तो हमने ये पढ़ा है कि इसकी वजह से जो नेट आती थी वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। ई एक्सियल इस डायरेक्शन में आएगा, और ये जो चीज़ है ये इसकी वजह से ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल। और मैंने पढ़ा है कि इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो देखो डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल ऐसे करके। तो ये होगा हमारा ई इक्वेटोरियल, ठीक। अब इन दोनों का नेट निकालना है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इन दोनों का मुझे ई नेट फाइंड आउट करना है। क्या लगता है अगर मैं ये ई नेट निकाल दूं तो क्या यही पॉइंट, यही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। तो चलो ये अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर इतनी चीज़ समझ में है तो बहुत ईजी है ये, ठीक, बहुत सिंपल है। देखो आगे, ई नेट मुझे कैलकुलेट करना था किस पे, एनी पॉइंट पे, यही तो निकालना चाहते थे हम। और मैंने ये भी देख लिया कि ऐसे करके कुछ आ रहा था पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट आ रहा था और ये वाला क्या आ रहा था हमारा, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक। अच्छा ई एक्सियल होता कितना है, ई एक्सियल होता है 2kp बाय आर क्यूब, देख लेना वहाँ पर मैंने ये करवा रखा है। और ई इक्वेटोरियल कितना होता है, टू नहीं होता, सिर्फ kp बाय आर क्यूब होता है, ठीक। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, देखो ये जो एक्सियल है इसके केस में अगर मैं डाइपोल लिखूंगा तो वो डाइपोल कितना होगा, डाइपोल मोमेंट
पी डैश होगा, मतलब पी कॉस थीटा होगा। और इक्वेटोरियल के केस में अगर मैं डाइपोल लिख रहा हूँ तो वो डाइपोल पी डबल डैश होगा, मतलब पी साइन थीटा होगा उसकी वैल्यू। तो क्या मैं यहाँ ऐसा कर सकता हूँ, देखना, ई एक्सियल मेरे पास जो भी आएगा वो कितना आएगा, 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यू। और ई इक्वेटोरियल जो भी आएगा वो कितना आएगा, के पी साइन थीटा बाय आर क्यू। ठीक है, अब इन दोनों का नेट निकालना था, ई नेट। तो ई नेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, ई नेट अगर मॉड में निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट, ठीक, ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस ई एक्सियल का स्क्वायर। ठीक, बाद वाली टर्म नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉस 90 आ जाएगा ना, इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90, तो कॉस 90 होके वो 0 हो जाएगा। तो ई एक्सियल अब पुट करके देखते हैं और ई इक्वेटोरियल पुट करके देखते हैं। तो ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल पुट करते हैं तो ई इक्वेटोरियल कितना है, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब प्लस, अच्छा इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यूब, इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, अब जरा देखो जरा ध्यान से, कॉमन क्या क्या है सब में, kp बाय आर क्यूब, kp बाय आर क्यूब कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा, kp बाय आर क्यूब बाहर आ गया। देखो भाई अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बचा 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, यही दो तो बच जाएंगे यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ बाहर आ जाएगी। अब ये हो गया kp बाय आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा करके। ठीक, अब मैं इसको लिख सकता हूँ kp बाय आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ के लिख दिया मैंने। अब ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 1, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा kp बाय आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यही है हमारा ई नेट एट एनी पॉइंट। ठीक, इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, देखो कैसे प्रूव करूँगा। अच्छा देखना ज़रा ध्यान से, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए, ठीक, अगर ये पी पॉइंट धीरे धीरे खिसक के इस एक्सियल पर आ जाए तो बताओ ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी धीरे धीरे, ये ऐसे है ना, धीरे धीरे कम होगा तो थीटा कम हो रहा है और यहाँ पर जाके क्या हो गया 0, तो एक्सियल वाले केस में थीटा कितना हो जाएगा 0। और यही पॉइंट अगर इक्वेटोरियल पे आ जाए तो ये थीटा कितना हो जाएगा, ये ऐसे करके अगर ऐसे आ जाए इक्वेटोरियल पे तो ये थीटा कितना हो जाएगा 90। सो एक्सियल वाले केस में थीटा कितना जाएगा, थीटा जाएगा 0, और इक्वेटोरियल वाले केस में थीटा कितना जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो चलो पुट करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो इसी से ई एक्सियल ड्राइव करते हैं और ई इक्वेटोरियल ड्राइव करते हैं। तो ई एक्सियल, जब भी एक्सियल वाला केस आएगा, ठीक, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, 0 यहाँ पुट करो तो बताओ ई नेट कितना आ गया, ई नेट कहाँ पर, एक्सियल पे, क्या हो जाएगा kp बाय आर क्यूब, 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना होता है भाई, cos 0 होता है 1, ठीक, तो ये हो जाएगा 1, तो 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 kp बाय आर क्यूब। सिमिलरली इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तो ई इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, देखो cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा kp बाय आर क्यूब। ठीक, आई होप यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी जब हमने कैलकुलेट करा था, तो मतलब ये जो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट करा ये बिल्कुल सही है। तो अभी तक हमने डाइपोल का केस करा, डाइपोल मूवमेंट करा और उसकी तीनों की तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं, वो कैसे टॉर्क लगता है उस पर और क्या क्या फिनोमिना वहाँ पर होता है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।